आप कभी सोचते हैं कि आपकी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ एक चॉइस है या एक जरिया जो आपकी बिलीव्स को, इन्वायरमेंट को और आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है? वेज वर्सेस नॉन वेज ये सिर्फ एक ओल्ड कंपैरिजन नहीं है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है जो न जाने कब से चल रही है। Average protein intake in a vegetarian patient is around 1000. Why does Islam give permission to kill living creatures? Are you vegetarian or non-vegetarian? I am a humanitarian. मांसाहारी लोग अक्सर शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस ओल्ड कंपैरिजन के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, हेल्थ से लेकर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तक और एथिक्स से लेकर कल्चरल बिलीफ्स तक, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं है बल्कि तुम्हारी लाइफस्टाइल का एक आईना भी है। इसको समझने के लिए 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिसकी मदद से हम इसे और डीपली समझ सकते हैं: हेल्थ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और एथिक्स एंड कल्चरल बिलीफ्स। तो सबसे पहले हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सा बेहतर है। इस सेगमेंट में अगर हम न्यूट्रिशन कंपैरिजन करें वेज फूड का और नॉन वेज फूड का, तो वेज फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। लेकिन एक विटामिन है जिसका नाम है B12, वो हमें सिर्फ नॉन वेज फूड में ही मिलता है, और अगर वेज फूड में मिलता है तो वो सिर्फ फोर्टिफाइड फूड्स में मिलता है। अब आखिर ये विटामिन B12 इतना खास क्यों है? ऐसा क्या है इस विटामिन B12 में? तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि नॉनवेज इजीली बायो अवेलेबल होने की वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है नॉनवेज फूड को। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने खाने में नॉनवेज को ना ऐड करें तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि नॉनवेज ईजिली अवेलेबल है हमें और बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ही किसी भी हालत में, तो फिर इंसान क्या करता है कि जो इजीली अवेलेबल है वो उसी को इनटेक कर लेता है। लेकिन नॉनवेज की खासियत ये है कि ये अचानक से विटामिन लेवल हाई कर देता है, जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस मामले में वेज फूड ठीक है, क्योंकि वेज फूड में ओवर कंजप्शन होने के चांसेस लगभग 0 हैं। अब क्योंकि वेज फूड सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारी एज ग्रोथ पर भी देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग वेज खाते हैं वो लोग बुढ़े देर से होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग वेज खाते हैं वो और ज़्यादा दिनों तक हेल्दी रह सकते हैं और ज़्यादा समय तक हेल्दी रह सकते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से और ओवर कंजम्पशन के चांसेस बिल्कुल 0 होने की वजह से वेज से होने वाले जो हेल्थ रिस्क है वो लगभग 0 हैं। लेकिन दूसरी ओर नॉनवेज में ये चीज़ बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि ओवर कंजम्पशन कर लेने की वजह से इसमें हेल्थ रिस्क सबसे ज़्यादा होते हैं। हार्ट डिसीजेस और कैंसर, ये 2 डिसीजेस उन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं जो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी बार रेड मीट का या प्रोसेस्ड मीट का ओवर कंजप्शन कर लेते हैं। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी सबसे आगे हैं। बीफ यानी गाय का मांस, लगभग 50 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसमें। गोट या बियर में लगभग 63 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पोर्क यानी सुअर का मांस, इसमें 45 mg कोलेस्ट्रॉल मिलता है लगभग, और इतना कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी खासी हेल्दी लाइफ की ऐसी की तैसी करने के लिए पर्याप्त है। अब इतना सब जानने के बाद हमें नॉनवेज खाना चाहिए या वेज खाना चाहिए, इस पर सब लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस है। एक्सपर्ट्स की भी इस पर अलग अलग राय है। और इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लो, एक बार इन्वायरमेंट की भी नज़र से देख लेते हैं कि कौन सही है। अब अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको इन दोनों में। तो सबसे पहले इन दोनों के प्रोडक्शन डिफरेंस को समझ लेते हैं। अगर नॉनवेज सेगमेंट की बात करें तो 1 किलो बीफ यानी गाय का मांस पैदा करने में लगभग 20 स्क्वायर मीटर लैंड लग जाता है और लगभग 15,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। 1 किलो चिकन पैदा करने में लगभग 4300 लीटर पानी लग जाता है। 1 किलो पोर्क यानी सुअर का मांस पैदा करने में लगभग 6000 लीटर पानी लग जाता है। ये तो हो गई नॉनवेज फूड की बात। अगर वेज फूड प्रोडक्शन की बात करें तो आमतौर पर हरी सब्जियों को उगाने में लगभग 2 से 3 स्क्वायर मीटर लैंड की जरूरत होती है और लगभग 300 से 500 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 किलो गेहूं या चावल उगाने में लगभग 1500 से 3000 लीटर ही पानी खर्च होता है सिर्फ। और अगर इसको कंपेयर करेंगे आप नॉनवेज फूड से तो ये उसके अनुपात में बहुत ही कम है। अब क्योंकि नॉनवेज फूड का रिसोर्स कंजप्शन सबसे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट भी वेज के मुकाबले ज़्यादा ही होगा। बीफ यानी गाय का मांस, इसका कार्बन फुटप्रिंट है 27 CO2 इक्वी पर kg। चिकन का है 6.9, पोर्क यानी सुअर का मांस 12.1, फॉर्म्ड फिश 5, मिल्क अप्रॉक्स 1.3, चीज़ अप्रॉक्स 10। ये तो हो गई नॉनवेज सेगमेंट की बात। और अगर वेज सेगमेंट की बात करें, वेजिटेबल्स 0.4 to 0.9, वीट या फिर राइस अप्रॉक्स 1 to 3।
अगर तुमको ये लग रहा है कि इससे क्या ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो बहुत बड़े भ्रम में हो तुम, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन यानी CH4 का लगभग 16% हिस्सा होता है। और मीथेन जो है इसका सबसे बड़ा सोर्स लाइव स्टॉक फार्मिंग है। लाइव स्टॉक फार्मिंग का वाटर और रिसोर्स कंजप्शन वेज फार्मिंग के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ सॉइल डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ साथ इसकी वजह से मीथेन और CO2 जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर पर बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज होती रहती है, जिसके चलते हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। अब कुछ महानुभाव बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज से बड़ा क्या ही फर्क पड़ जाने वाला। उनके लिए मैं बता दूं कि तुम ऐसे समझो कि धरती का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ जिसे कहा जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अप्रॉक्स 80% डिफॉरेस्टेशन उसका जानवरों को चराने के चक्कर में होता है। अब जब इतनी तेजी से डिफॉरेस्टेशन होगा, इतनी तेजी से पेड़ खत्म होंगे, तो जो पेड़ CO2 एब्जॉर्ब करते थे वो अब CO2 कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? एज अ रिजल्ट कार्बन सिंक खत्म हो जाएगा। जब अचानक से एटमॉस्फेयर में CO2 लेवल बढ़ने लगेगा तो एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, जो कि बढ़ चुका है लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस। और एक्सेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से कहीं कहीं सूखा पड़ जाएगा और कहीं कहीं अकाल भी पड़ जाएगा। इस सडन क्लाइमेट चेंज का नतीजा ये होगा कि कहीं कहीं हद से ज़्यादा बारिश होगी और कहीं कहीं सूखा पड़ जाएगा। इसी का नतीजा है कि कुछ जानवर जैसे जगुआर, ओरांगुटेन्स ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। और हम ऐसा ना सोचें कि ये विलुप्त हो रहे हैं तो हमारा क्या जाता है। ये शुरुआत है हमारे ही एक्सटिंक्शन की। हो सकता है हम कंपैरेटिवली इनसे कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकें, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब धरती छोटी पड़ेगी हमारे लिए। और अगर हम कैपेबल हुए थोड़ा तो हो सकता है हमें धरती छोड़नी भी पड़े। जब हालात इतने ही खराब हैं तो आप मीट इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलोगे? ये तो वही बात हो गई कि देश में अकाल पड़ा है और तुम नमक बेच रहे हो। लेकिन जब मैं मीट इंडस्ट्री कहता हूँ तो एक ख्याल आता है मन में कि इसके जिम्मेदार मुसलमान लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अधिकतर हिंदू पक्ष का ये दावा होता है। अब माना कि मुस्लिम कम्युनिटी में लगभग 97% लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ वही हैं, क्योंकि इंडिया में टॉप 10 मीट इंडस्ट्री जो हैं उनके मालिक कोई मुसलमान नहीं है, उन सब के मालिक एक हिंदू ही हैं। इनमें से टॉप पर आती है अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तेलंगाना में है और इसके मालिक हैं सतीश सब्बरवाल। सेकंड नंबर पर आती है अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई में है और इसके मालिक हैं सुनील कपूर, जो कि एक हिंदू हैं। तो आप ये भला आप कैसे कह सकते हैं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान ही हैं? कई लोग ये क्वेश्चन भी उठाते हैं कि एथिकली ये सही है या गलत। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एथिक्स मतलब क्या। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन ये है कि एथिक्स रिफर्स टू ए मोरल सिस्टम दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। तो बेसिकली ये एक मोरल प्रिंसिपल है जो गाइड करता है ताकि लोग गलत काम ना कर सकें। बट कौन ये डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत? इसको गलत और सही कहने वाला कौन है? अथॉरिटी कौन है? और अगर बात करें ह्यूमन बिहेवियर की तो ह्यूमन पर्सनल बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, इसीलिए एथिक्स भी हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसीलिए आज तक हम ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि एथिकली ये सही है या गलत। कोई भी कभी भी ये प्रूव कर भी नहीं सकता कि क्या एथिकली सही है और क्या गलत। और एथिक्स की बात कुछ गिने चुने संप्रदायों में कुछ ज़्यादा ही उठती है, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन एक्सेट्रा, क्योंकि इन धर्मों को हमेशा से अहिंसावादी माना जाता रहा है। लेकिन कुछ धर्म संप्रदाय हैं जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी, इनको हमेशा से हिंसावादी माना जाता रहा है, क्योंकि इन धर्मों में संप्रदायों में नॉनवेज को लेकर कोई परहेज ही नहीं है। लेकिन परहेज होने या ना होने से भला क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या इन धर्मों में नॉनवेज से परहेज होने के कारण इन लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया? अब यहीं पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि 5 से 10% तो एक्सेप्शन होते ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया का सबसे अहिंसावादी धर्म जिसे माना जाता है यानी कि हिंदू धर्म, उसमें 77.95% लोग नॉनवेज खाते हैं। और तो और कि बौद्ध धर्म है उसमें 97.75% लोग मांसाहार करते हैं। आज भी 97% लोग अपवाद नहीं हो सकते। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अगर आप इस आधार पर अपने धर्म को औरों से बेहतर मान रहे हैं तो मानने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, ये कोई डिसाइड करने वाला ही नहीं। इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से एथिक्स बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इंडिया में ज़रूर ये डिबेट हो सकती है कि क्या सही है क्या गलत, नॉनवेज खाना सही है या गलत, क्योंकि इंडिया में पर्याप्त मात्रा में वेज भी है और नॉनवेज भी। अब एक हिंदू धर्म में एक बच्चे को नॉनवेज ना खाने की सलाह दी जाए तो समझ में आता है, लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में अब वेज मीट भी आ चुका है, जो डिट्टो देखने में बिल्कुल मीट जैसा है, टेस्ट भी उसका बिल्कुल मीट जैसा ही है। अब अगर यही कल बच्चा खड़ा होकर ये कह दे कि मुझे मीट खाना है, वेज मीट खाना है, तो ये फैमिली भला उसे कैसे रोकेगी? लेकिन यूरोप के कई देशों में जैसे कि न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना जैसे देशों में अगर ये डिबेट छेड़ दी जाए कि नॉनवेज गलत है तो वहाँ के लोग तुम्हें पागल मान लेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली या फिर जियोग्राफिकली काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं इस पर कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए।
अब जैसे कि इंडिया में बंगाल, केरला, गोवा, ये कुछ सिटीज़, ये कुछ राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए इनमें सी फूड बहुत ज़्यादा खाने देखने को मिलता है। अब इनके यहाँ ऐसा है कि कहीं कभी कभी फ़िश ना बने, कभी कभी मीट ना बने अगर खाने में, तो इनके लिए खाना अधूरा लगता है। ठीक इसी तरह से अरब कंट्रीज़ में खेती करने लायक ज़मीन ही नहीं थी। वहाँ के लोग ज़्यादातर भेड़ बकरियों पर डिपेंडेंट रहते थे और वहाँ से वो दूध पर डिपेंडेंट होने लगे और दूध के साथ साथ वो मीट पर भी डिपेंड होने लगे। अब इन कंट्रीज़ में मांसाहार हो तो समझ में आता है और शायद यही एक कारण है कि इस्लाम धर्म में मांसाहार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ठीक इसी तरीके से वो देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से वहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर भी ये लोग जानवरों पर डिपेंडेंट रहने लगे और जानवरों पर डिपेंड रहने के साथ साथ ये मीट पर डिपेंड होने लगे। और फिर वहीं से क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन माना जाता है और इसी कारण क्रिश्चियनिटी में भी मांसाहार को लेकर इतना कुछ बोला नहीं गया। लेकिन एक बात गौर करने वाली यहाँ पे ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के पहले की हैं। लेकिन आज अगर ये कोई तर्क दे कि क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है इसलिए हम खाएंगे, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आपको ये कहे कि क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस है हम इसलिए खाते हैं, तो ये भी मानने जैसी बात नहीं है, क्योंकि मामला आप कहीं से भी पर्सनल बचा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मीट इंडस्ट्री के चलते हम डिफॉरेस्टेशन करते ही जा रहे हैं और इस तहस नहस के चलते हम क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव ला रहे हैं, साइंटिस्ट का ये कहना है कि हम 6th मास एक्सटिंक्शन के बीच में खड़े हैं। तो मामला तो कहीं से भी अब पर्सनल बचा नहीं है। लेकिन क्या किसी को ज़बरदस्ती नॉनवेज खाने से रोका जा सकता है? तो आंसर है नहीं, और शायद ऐसा करना ठीक भी नहीं है। अब क्योंकि ये पर्सनल प्रॉब्लम बची नहीं है इसलिए ऐसा करना जायज़ है इस समय और रोकना भी चाहिए। और अगर बात करें एथिक्स की तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे महापुरुष न जाने कितने सालों से चिल्ला रहे हैं कि नॉनवेज मत खाओ मत खाओ, लेकिन अगर कोई फ़र्क पड़ने वाला होता तो कब का पड़ गया होता। इसलिए नॉनवेज खाना एथिकली प्रूव करने अगर आप जाओगे तो आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और अगर ये बात ज़्यादातर लोगों को पता चलने लगी, ज़्यादातर लोगों को समझ में आने लगी, तो हो सकता है कि वो भी नॉनवेज खाना बंद कर दें। अदरवाइज़ कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। पूरी धरती पर लगभग 37% एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास, और इस लैंड का यूज़ करके बिना लाइव स्टॉक फार्मिंग किए हम सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज उगा सकते हैं और खाना सबको भरपूर तरीके से मिल सकता है। और अब तो हम उस दौर पर हैं जहां फार्मिंग की भी ज़रूरत नहीं है, लैंड की मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, हम लैब में ही सब्जियां उगा सकते हैं और बड़ी ही आराम से सभी लोगों के लिए इजीली फूड अवेलेबल हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ टॉपिक हमको पॉपुलेशन कम करनी ही पड़ेगी, आज करें या कल करें, पॉपुलेशन तो कम करनी ही पड़ेगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट और हाउस होल्ड के कारण 30 से 40% फूड जो है वेस्ट हो जाता है। और अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये जो 30 से 40% खाना है ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, तो जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, उन तक भी खाना पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अगली बार आप जब भी खाना खाने बैठें तो इन सारी बातों पर एक बार गौर ज़रूर करें। एक बार गौर ज़रूर करें कि काफ़ी लोग हैं जिन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है। और अब जैसा कि ये कोई पर्सनल चॉइस बची ही नहीं है, ना ये एथिक्स की बात रह गई है, ना धर्म की रह गई है, ना संप्रदाय की रह गई है, बात अब हमारी ही एग्जिस्टेंस की रह गई है। और अगर हम अभी भी नहीं सुधरे, हम अभी भी अगर नहीं रुके, तो शायद हम लास्ट जनरेशन होंगे, लास्ट पीढ़ी होंगे जिनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। फिर भी इसका डिसीज़न अभी भी सिर्फ आपके ही हाथ में है। आई होप मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सका हूँ इस टॉपिक के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही वैल्यूज़ दे पाऊँ, सही नॉलेज दे पाऊँ। फिर भी अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, कहीं कोई भूल हो जाती है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड अगेन ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।